अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल, कैसी तबीयत, कैसा मिजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब एक बार फिर से एक नई वीडियो और एक बेहतरीन से इंटरव्यू व्लॉग के साथ ये बंदा है मासूम हाज़िर खिदमत। जनाब आज के इस बेहतरीन से इंटरव्यू में आपकी मुलाकात एक बेहतरीन से सोशल एक्टिविस्ट से करवाने जा रहा हूँ, जिनका ताल्लुक़ है सोसाइटी फ़ॉर कराची यूथ से। आज हम जानेंगे कि सोसाइटी फ़ॉर कराची यूथ क्या काम कर रही है, कब से काम कर रही है और किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और साथ में गुफ्तगू होगी कुछ यौम आज़ादी के हवाले से। तो आज की इस मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी फ़ॉर कराची यूथ के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद खज़र ख़ान। तो आइए चलते हैं उनके पास और करते हैं एक बेहतरीन सी मुलाकात। तो जनाब उनके पास जाने से पहले मैं बताता चलूँ, ये जो इंटरव्यू है ये आउटडोर है, तो अगर थोड़ा सा शोर आए हवा का तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो आइए चलते हैं और करते हैं मोहम्मद खज़र ख़ान से एक बेहतरीन सी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खज़र भाई, खैरियत से हैं? आइए आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बेहद शुक्रिया कि जनाब आप जो है तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा खज़र भाई, आप एज अ प्रेसिडेंट सोसाइटी फ़ॉर कराची यूथ को लेके चल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं और हमारे देखने वालों को बताएं कि सोसाइटी फ़ॉर कराची यूथ कब से काम कर रही है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात का आगाज़ करूँगा कुछ चीज़ों के साथ कि जो लफ्ज़ प्रेसिडेंट होता है या लफ्ज़ सदर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जो असल काम करने वाले लोग होते हैं वो एक टीम होती है जो टीम वर्क के अंदर काम कर रही होती है और एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर ये काम सारे चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त टीम अदा की है और उसको साथ लेकर चलते हैं और मुख्तलिफ़ काम करते जाते हैं। इस वक्त हम जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रीसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी इस वक्त बलूचिस्तान हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर चल रहा है। इस वक्त कराची से हमने यहाँ से तिरपालें जा रही हैं, यहाँ से टेंट्स जा रहे हैं, यहाँ से राशन जा रहा है और दीगर चीज़ें, मेडिकल कैंप्स हम वहाँ पर लगवा रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं, ऐसे मेडिसिन जा रही हैं। हमने वहाँ पर बेस कैंप्स बनाए हुए अपना लसबेला बलूचिस्तान के अंदर जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारा बेस कैंप बना हुआ है और वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। दूसरा, हमारा जो सोसाइटी फॉर कराची यूथ, लोग बहुत सारे समझते हैं कि जी ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बेसिकली एक NPO है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूथ बेस्ड NPO है। सही। हम हर उस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं जो यूथ से रिलेटेड है। इसके अंदर सिर्फ वेलफेयर नहीं है, वेलफेयर इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर कराची यूथ, बट वी आर नॉट अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम जहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वहीं पर हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहीं पर हमारी BLS ट्रेनिंग्स होती हैं, IT ट्रेनिंग्स होती हैं, मीडिया ट्रेनिंग्स होती हैं जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, नौजवानों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते चलें तो साथ ही साथ सोसाइटी फॉर कराची यूथ का एक CSR डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स, चाहे वो UN बेस्ड इवेंट्स हों, चाहे वो अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इवेंट्स हों, यानी कि 14 अगस्त बनाया जाता है, मुल्क में दिफाए पाकिस्तान बनाया जाता है, इस तरह की इवेंट्स हम सारे, हमारा वो डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहा होता है। इसी के साथ हमारा इंटरफेथ हार्मनी का डिपार्टमेंट है जो कि इंटरफेथ हार्मनी की जो बैनुल मसालिक जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो उसको कंडक्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है जो कि मेडिकल कैंप्स पर काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहा है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसका मुखफ़फ़ सोसाइटी फॉर कराची यूथ है और इसका एक कंक्लूजन ये है कि हर वो चीज़ जो एक नौजवान से रिलेट करती है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेहतरीन। जैसे आपने बताया कि आप लोग मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, ठीक है, और टारगेट आपका जो है वो यूथ है, तो इस वक्त जो है स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, जो अक्सरियत है वो स्टूडेंट्स की है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको आप ट्रेनिंग्स देते हैं तो उनकी फ़ीसेस भी होती हैं या आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्ट करती है? देखिए, हमने ना बचपन में एक करेक्टर पढ़ा था और उसका नाम था रॉबिन हुड।
रॉबिन हुड करता क्या था कि वो अमीरों से पैसे लूटता था और गरीबों में बांटता था। सही है। तो बेसिकली हम लूटते नहीं हैं, बट ये कि इक्वालिटी रखते हैं, मुसावात का निज़ाम रखते हैं कि जहाँ से वसाइल लिए जा सकते हैं वहाँ से वसाइल लेते हैं, और जहाँ वसाइल दिए जा सकते हैं वहाँ वसाइल देते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कराची के एक पोश एरिया में खड़ा हूँ, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आ रही है, जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इस कोर्स के चार्जेस पे करें। अच्छा, कोर्स जो हमारा, हम जो चार्जेबल कोर्सेज भी होते हैं वो इस तरह से नहीं होता है कि प्रोफेशनल फील्ड में वो 8,000 के चल रहे हैं तो हमारे पास भी 8,000 के हों। मिसाल के तौर पर एक कोर्स अगर कहीं 8,000 का है तो हमारे पास 2,000 का होता है, ठीक है। तो अब वो लोग कोर्स उसकी फ़ीस बेयर कर सकते हैं, फ़ीस भी पे कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं कराची के ऐसे पसमानदा इलाके में खड़ा हुआ हूँ कि जहाँ पर स्टूडेंट्स वो फ़ीस बेयर नहीं कर सकते, तो मैं उनको वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, और जो मैंने फ़ीस एक पोश एरिया से कलेक्ट की होगी वो मैं फ़ीस अपने यहाँ पर अकोमोडेशंस पर, अपने ट्रेनर्स पर, अपनी चीज़ों पर लगा सकता हूँ। इस तरह से होगा क्या कि जो शख्स दे सकता है वो दे रहा होगा, और जो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम बग़ैर उसका वक़ार मजरू किए हुए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा सिस्टम अपनी सोसाइटी में बनाया हुआ है। बेहतरीन। अच्छा, आपने बात की थी आईटी डिपार्ट की कि आप लोग आईटी के हवाले से भी जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस वक्त आईटी जो है वो इसकी एक बहुत डिमांड है, तो उसको किस तरीके से आप लोग जो है वो मैनेज करें? आप लोगों को कोई बाकायदा कोई सेंटर है या मुख्तलिफ इदारों में जाके जो है ये ट्रेनिंग्स देते हैं आप लोग? देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर कि हम ट्रेनिंग्स देते गए। एक चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर शफात भाई हैं, और शफात भाई कहते हैं कि जी मेरे पास एक वर्क स्पेस मौजूद है, या मेरे पास यूनिवर्सिटी का एक ये डिपार्टमेंट मौजूद है, या मेरे पास ये स्कूल मौजूद है, और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। अब वो स्टूडेंट्स खजर भाई आपके पास नहीं आ सकते, आपके इदारे में नहीं आ सकते, तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग अपनी यहीं पर रखें, और यहाँ पर जो है ना वो आप आकर अपने ट्रेनर्स को भेजें और वो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाएं। तो एक केस ये है कि हमारे ट्रेनर्स वहाँ जाएंगे, शफात भाई के ऑडियंस को ट्रेनिंग करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है इस वक्त, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में हमारा एक पूरा सेंटर बना हुआ है, जस्ट अपोजिट सफारी पार्क, अलकौसर यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर वाक़ है। तो वहाँ पर हम अपने कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च करते हैं। वहाँ पर लोगों को जो है वो जो मुख्तलिफ मीडिया के कोर्सेज़ हैं या IT बेस्ड कोर्सेज़ हैं, हमारी वहाँ पर लैब्स हैं और वहाँ पर हम कोर्सेज़ को ऑफ़र करते हैं। तो जो पूरे कराची से लोग आना चाहते हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो कोर्सेज़ जो है वो अवेल करते हैं। बेहतरीन। अच्छा, इस वक्त अगर लोग अगर आपकी इस सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहें तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? क्या जो है वो इसका आपका प्रॉपर क्राइटेरिया है? देखिए, हमारा एक इस वक्त पेज मौजूद है सोसाइटी फॉर कराची यूथ के नाम से फेसबुक के ऊपर। उसी के ऊपर हमने मेंबरशिप फॉर्म डाला हुआ है, ऑनलाइन मेंबरशिप हमारा फॉर्म मौजूद है। वहाँ पर आके ऑनलाइन मेंबरशिप पर वो जब अप्लाई करेंगे उनका डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारी जो मेंबरशिप है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारा इनिशियल मेंबर होता है और एक हमारा प्रॉपर मेंबर होता है, यानी परमानेंट मेंबर होता है। इनिशियल मेंबर का मकसद ये होता है कि जब कोई बंदा हमारे पास आएगा तो फर्स्ट 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के अंदर वो जितनी कम से कम टाइम के अंदर वो कुछ ट्रेनिंग्स अपनी कंप्लीट कर लेगा, वो हमारे लिए चीज़ अच्छी होगी और फिर हम उसको अपने एक परमानेंट मेंबर की तरफ लेकर जाएंगे। ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो सोसाइटी फॉर कराची यूथ का मेंबर है, हम समझते हैं उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग लाजमी आनी चाहिए। कहीं अगर आते ज़िंदगी के मामलात हैं उसको वो हैंडल करने आनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है उसके सामने और वो डील करनी आनी चाहिए। और उसके बाद फिर उससे कुछ समझ लें कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के हवाले से आप क्या नज़रियात रखते हैं? इससे होता ही है कि जो भी शख्स सोसाइटी फॉर कराची यूथ का पार्ट बन रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो जो है किसी और एक्टिविटी में मुलव्वस हो या उसके दिल में कोई और बात हो मौजूद हो। तो हम इस तरह से उस बंदे का जहन भी जान लेते हैं ताकि फिर एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये बंदा हमारी सोसाइटी का पार्ट है और हमारे साथ चल रहा है। बेहतरीन। अच्छा, आखिर में मैं एक ये सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जब आप लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, जब ट्रेनिंग आप लोगों की मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जॉब्स का क्या सिलसिला होता है? क्या उस हवाले से भी आप लोग कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं? देखें, हमारे पास हर चीज़ का एक प्लान मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ ये है कि हम जॉब्स रिलेटेड टू द ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करते। हमारा अभी जॉब्स के लिए कुछ कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमारा डिपार्टमेंट, इसी के ज़रिए मुख्तलिफ फर्म्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। और उस बातचीत के बाद होगा ये कि जो हमारे पास CVs आती हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, हम उनको वहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। उन फर्म्स के अंदर जाकर वो अपनी जॉब्स हासिल कर सकते हैं।
इंटरव्यूज़ होंगे, सीवीज़ ड्रॉप की जाएंगी, वहाँ पर वो इंटरव्यूज़ होंगे और फिर वहाँ से उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो बेसिकली जो आईटी बेस्ड कोर्सेज हैं या जो मीडिया बेस्ड कोर्सेज हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं कि लोग फ्रीलांसिंग कर सकें, लोग अपने एंड से काम कर सकें। और जो बीएनएस का कोर्स करवाया जाता है वो इसलिए होता है कि आप एक माशरे में रहते हैं, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके काम आ सकें। बेहतरीन, यानी ये प्लेटफॉर्म ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आपको इस काबिल बना देता है कि आप अपने ऊन पर काम जो है वो शुरू बिल्कुल कर सकते हैं। बेहतरीन। अगर अब हम साथ साथ बात करेंगे यौम आज़ादी है पाकिस्तान के हवाले से, खैदर भाई, इस मुल्क पाकिस्तान को हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अब्बा और अजदाद ने बड़ी लाखों शहादतों के बाद, बड़ी जदोजहद के बाद, बड़ी क़ुरबानियों के बाद इस मुल्क को बनाया। इकबाल के ख्वाब को क़ायद आज़म ने जो है वो सच साबित किया और उसको पूरा किया। ठीक है, आज के इस दौर में आप क्या देखते हैं कि नौजवान क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाने में? हमारे आबा और अजदाद ने तो इस मुल्क को बना दिया, अब हम इसको बचाने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको कामयाबी के सफ़र पर गामज़न रखने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हमारे नौजवानों में वो तामीरी सोच है या नहीं? क्या देखते हैं आप एज अ नौजवान, आप ख़ुद क्या देखते हैं? देखिए, इस वक्त हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं ये नौजवानों का मुल्क तस्वर किया जाता है। बिल्कुल, तस्वर करने की वजह भी सही है क्योंकि इस मुल्क की 64% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब बात ये नहीं है कि वो नौजवान पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, बात ये है कि नौजवान नौजवान होता है और उसके जो खून के अंदर एक तेज़ी होती है, एक तरारी होती है, वो बनिस्बत एक बुज़ुर्ग में या एक समझ लें बड़ी उम्र इंसान के अंदर चीज़ नहीं होती है। हमारा मुल्क जब 64% नौजवानों की आबादी रखता है तो यकीनन ये बात हमें समझनी चाहिए कि अब हम बैठ नहीं सकते, तरक्की हमें करनी पड़ेगी इस मुल्क के लिए। अच्छा, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए हमें सबसे पहले तो नज़रियात से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, नज़रियात कौन से? नज़रिया पाकिस्तान, जिस नज़रियात के बुनियाद पर यह मुल्क बना था। बिल्कुल ऐसे। देखिए, अगर आज हम फ़िक़ों में तकसीम हो जाते हैं, अगर आज हम कौमियतों में लिसानी बुनियादों पर तकसीम हो जाते हैं तो फिर हम बढ़ जाएंगे और हम बिखर जाएंगे और फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले तो उन नज़रियात को पकड़ना पड़ेगा जिन नज़रियात की बुनियाद पर मुल्क बना है, और वो नज़रियात दीनी नज़रियात थे, इस्लामिक आइडियोलॉजी थी कि जब पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में खड़े हैं और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ज़मीनी ख़ित्ता नहीं चाहिए बल्कि हम एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पर हम अपने इस्लामी नज़रियात की जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो जनाब, हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि आगे बढ़ने के लिए हमें उन नज़रियात को बड़ी मजबूती से थामना पड़ेगा जिन नज़रियात के लिए हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। आज ना शफात भाई, बड़ी छोटी छोटी सोच पर ना आप अपने मुल्क को बड़ा बुरा भला कह देते हैं। ऐसे क्या जी? सड़क टूटी हुई तो पाकिस्तान बुरा है जी, पानी घर में नहीं आ रहा तो पाकिस्तान बुरा है जी, बिजली 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान बुरा है, बारिश ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान बुरा है। भाईजान, हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे अजदाद जिस हिंदुस्तान में रहते थे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर था। ऐसे क्या? वहाँ पर एक शाना ज़िंदगी गुजारी जाती थी, वहाँ पर नौकरियाँ भी थी, वहाँ पर सारे मामलात थे, कोई बेरोज़गारी नहीं थी, कोई फाका कशी नहीं थी, कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी हिजरत हुई है, फिर भी मुल्क बना है। हमें समझना पड़ेगा कि भाई आज हम किन चीज़ों की बुनियाद पर अपने मुल्क को बुरा भला कह रहे हैं, और अगर हम अपना माजी देखें, हमारे अजदाद किन चीज़ों की बुनियाद पर हिजरत करके आ रहे थे, क्या चीज़ें छोड़ कर आ रहे थे। तो हमें बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, इसकी तारीख को पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर से मायूसियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी। हर मलबा उठाकर कुमरानों पर डालना ये किसी बात का हल नहीं है। ऐसे ही आपने बहुत, हम समझते हैं कि कोई चीज़ हल हो सकती है हमारे एंड से तो हमें वो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं माज़रत के साथ अपनी बात काट रहा हूँ, हम एक जगह पर मौजूद थे, हमारी फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही थी और हम एक गली में मौजूद थे, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 फीट जो है वो गंदा पानी और कीचड़ सारा भरा हुआ था। तो वहाँ के इलाका मकीन हमारे पास आए और वो कहते हैं जी ट्रैक्टर चाहिए और हमें गली साफ़ करने में बड़ी दुश्वारी है। हमने कहा जी ट्रैक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आता है हम करवाते हैं। तो परेशान रह पड़ा, तो हमने सोचा जी ट्रैक्टर ही क्यों, यानी कोई वसाइल आएगा, कोई हुकूमती नुमाइंदा आएगा तभी क्यों सारी चीज़ें सही होंगी। हम गए उस गली में खड़े हुए, हमने कहा जी हर घर में कितने नौजवान हैं, तो हर घर से एक नौजवान निकला,
एक गली के अंदर 40 से 45 घर थे, तो कम और बेश वो तादाद जो थी वो 35-40 के करीब हो गई। हमने कहा भाई कितने घरों के अंदर ट्रॉलियाँ रखी हुई हैं, कितने घरों में बेलचे हैं, तो तकरीबन 3 से 4 ट्रॉलियाँ निकल आई, 4 से 5 बेलचे निकल आए। हम सारे लगे उस गली के अंदर, और वो देखते ही देखते आधे एक घंटे के अंदर गली साफ़ हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखना पड़ेगा और मुल्क के लिए कंस्ट्रक्टिव सोच रखनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की आपने जनाब, कि कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा बुरा नहीं होता, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के लोगों को अपने आप को जो है वो ठीक करना होता है और सुधारना होता है, ताकि वो इदारा और वो मुल्क बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और काम कर सके और कामयाब हो सके। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का बेहतरीन सा इंटरव्यू पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं सोसाइटी फॉर यूथ कराची का जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तमाम डिटेल्स वहाँ मौजूद होंगी। जो जो लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद शफ़ात अली को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।